मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 मार्च को छत्तीसगढ़ का वार्षिक बजट पेश किया था, जो पूरी तरह कोरोना से प्रभावित रहा। दरअसल बजट 1 लाख करोड़ के अंदर सीमित रहा। हालांकि इसके बावजूद पुरानी योजनाओं को हाइट देने के साथ नई अर्थ नीति को दिखाने की कोशिश की गई। बजट के नए प्रावधानों में खेतीहर मजदूरों के लिए न्याय योजना की घोषणा की गई, तो वहीं बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों के लिए बस्तर टाइगर्स नाम से पुलिस बल का गठन कर सरकार कुछ न कुछ बदलाव करना चाह रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बजट 2021 अंग्रेजी के शब्द हाइट के हर अक्षर से विकास के विभिन्न आयामों को परिभाषित करने की कोशिश की गई है। सीधे शब्दों में कहें तो सरकार को विश्वास है कि ये बजट बदलाव वाला है। खैर, बड़ा बदलाव होगा या नहीं, इसे लेकर चर्चा शुरू करें उसके पहले देख लेते हैं छोटी सी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं करके बजट 2021 के जरिए गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की है। प्रदेश का कुल बजट 97,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों, युवाओं, महिलाओं, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करते हुए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। भूपेश बघेल का तीसरा बजट कोरोना काल में पेश हुआ। ऐसे में इसका आकार बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ने हर वर्ग और तमाम क्षेत्रों को कुछ न कुछ देकर अपने बजट से प्रदेश की तस्वीर को बदलने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुताबिक नए वित्तीय वर्ष का बजट छत्तीसगढ़ के किसानों और कमजोर वर्गों की समृद्धि, गांव की आर्थिक प्रगति, शिक्षा की गुणवत्ता, चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार, युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर बनाने के साथ ही अधोसंरचना को तेजी से विकसित करने की भावना के साथ प्रदेशवासियों को समर्पित है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि गांव में भूमिहीन खेतीहार मजदूरों की मदद के लिए नई न्याय योजना शुरू होगी। इससे पहले सरकार ने पिछले साल बजट में किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की थी। इसके तहत धान समेत 14 फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए की इनपुट सहायता दी जाती है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि किसान न्याय योजना में उन किसानों को भी शामिल करने की कोशिश हो रही है जो समर्थन मूल्य पर धान नहीं बेचते हैं। इसके अलावा मछली पालन को कृषि का दर्जा मिलेगा। यह बजट मुख्य रूप से गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के मूल मंत्र में समाहित भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए हर क्षेत्र में नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। हालांकि विपक्ष भूपेश सरकार के बजट को केंद्र के भरोसे पर आधारित बजट बता रहा है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के मुताबिक बजट में कुछ भी नया नहीं है, नई योजनाओं का अभाव है, युवाओं, महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही बेरोजगारों को रोजगार देने का भी बजट में प्रावधान नहीं है। ये कह सकते हैं कि जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो केवल केंद्र के ऊपर आधारित है। राज्य का खुद का कुछ ऐसा नहीं है जिससे कुछ किया जा सके। विपक्ष भले ही बजट पर सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि ये बजट विश्वास वाला है। ये ऐसा बजट है जो प्रदेशवासियों में सरकार के प्रति विश्वास को और बढ़ाएगा, क्योंकि इसमें वही घोषणाएं की गई हैं जो पूरी हो सकती हैं। हर वर्ग और क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए उतने ही बजट का प्रावधान है जिसकी व्यवस्था हो सकती है। खैर, सरकार ने कोरोना काल में जो छोटा लेकिन आकर्षक बजट पेश किया है, देखते हैं कि उसमें छत्तीसगढ़ विकास के रास्ते पर कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो विश्वास का बजट, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता रमेश बल्यानी जी है। बल्यानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी से हैं पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू जी है। साहू जी, आप स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी है, आपके स्वागत है। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है विशेष संवाददाता निर्मल सिंह बैस। मेरे साहू जी, आपसे ही जान लेते हैं कि इस बजट में क्या नहीं है, क्या गड़बड़ी है, और जब आप कहेंगे ये गड़बड़ी है, ये नहीं है, इसमें और ये होना चाहिए, मैंने जितना भी किंतु परंतु हो उसको फिर बल्यानी जी से मैं पूछ लूंगा। इसलिए पहले आप ही बता दीजिए, थोड़ा सा संक्षेप में बताएंगे तो ज्यादा बेहतर उत्तर हम बल्यानी जी से ले पाएंगे। देखिए, आपके साथ तो हम लोग संक्षेप में ही बातचीत करते हैं। विस्तार से बात करने के लिए अलग अवसर है, अलग मंच है। जब दो मित्र मिल जाते हैं, बहुत दिनों में मिलते हैं तो लंबा हो जाता है। तो जी, तो ये असल में गड़बड़ी तो आप बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इसमें हड़बड़ी भी है जी। और जो हाइट की बात कह रहे हैं जी, वो हाइट का बजट बनाम
टाइट बजट, जी, ये आप इस रूप में देख सकते हैं। जी, टाइट बजट इसलिए भी कि आप देखिए 1200 करोड़ रुपया आपने पिछले साल से कम कर दिया पीडब्ल्यूडी में, बीएनआर में, जी, बिल्डिंग एंड रोड्स। एरीगेशन में आपने कटौती की है, जल संसाधन विभाग के अनुदान मांगों की चर्चा भी होगी, उसमें स्पष्ट हो जाएगा। जी, हेल्थ में तो आपने किया ही किया है, जी, पूरा देश और दुनिया हेल्थ सेक्टर को बूस्टअप कर रही है। जी, 2-2, 3-3 गुना उसमें वृद्धि हो रही। सेंट्रल का यूनियन बजट आप देख लीजिएगा, जी, 3 गुना हेल्थ सेक्टर में बढ़ाया गया है। हमारे यहाँ पता नहीं आप उसको क्यों सौतेला व्यवहार कर रहे हैं हेल्थ विभाग को, जी, ये समझ से परे है। आपके राजनीतिक जो हेतु अलग हो सकता है, लेकिन हेल्थ सेक्टर को इस बजट में क्यों फोकस नहीं किया गया? जी, और कैसा लगता है कभी कभी तो ये बजट के लिए घोषणाएं हैं कि गजट के लिए घोषणाएं हैं। जी, 6 ऐसी योजनाएं हैं त्रिपाठी जी, 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 जिसमें 1 रुपये का भी आपने प्रावधान नहीं किया है, वित्तीय प्रावधान। जी, चाहे वो बोर्डिंग स्कूल की बात हो, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र के आप निर्माण की बात हो, आपकी कल्पनाएं अपनी जगह जिस प्रकार से साकार करना चाहते हो, साकार करने की दिशा में कुछ तो प्रावधान करिए। जी, तो इसीलिए बजट के लिए घोषणा है कि केवल प्रचार के लिए है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और ज्यादा समझाएंगे तो आप ही से शुरुआत होगी। बरलानी साहब तो एक, जी, आप दूसरी तरफ तो आप देख लीजिए जितने विभाग हैं, जी, 1-2 विभाग को छोड़ के जी, बाकी सबको आपने टाइट किया, जी, तो उतने में अचीवमेंट कैसे होगा? और जो फिजिकल डेफिसिट है, जी, राजकोषीय घाटा है, जी, उसकी प्रतिपूर्ति कहां से होगी? ये बजट में स्पष्ट रूप से कहीं न कहीं संकेत मिलना चाहिए। जी, और सर्वेक्षण आर्थिक रूप से, वो आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट से लेके बजट के प्रस्तुतिकरण तक देखिएगा आप, जो गिरावट है, जी, उस गिरावट को संभालने के लिए आपके पास वित्तीय उपाय कैसे आप कर रहे हैं। जी, ये वित्त सचिव का जो मेमोरेंडम होता है, जी, मेमोरेंडम ऑफ द फाइनेंस सेक्रेटरी, जी, वित्त सचिव का जो स्मरण पत्र है, उसमें मैंने देखने की कोशिश की, जी, तो उसमें कहीं कोई उस प्रकार से राजकोषीय घाटा को उबार के आर्थिक उपाय, आर्थिक स्रोत ढूंढने का कोई विषय बहुत स्पष्ट नहीं दिखा। जी, जो रखा गया है उसमें ज्यादा भटकाव दिखता है, भूल भुलैया दिखता है। जी, तो कुल मिला के आप अपने बजट को लोक लुभावन बनाने के चक्कर में, आप अपने बजट में ज्यादा हाइट की बात करने के चक्कर में भटकाव की तरफ ले जा रहे हैं। उससे क्या है कि आपका जो जीएसडीपी है, जीडीपी है, जी, इसमें जो आप गिरावट है उसको कैसे रिकूप करें, ये कल्पना क्यों नहीं है, ये मेरे समझ से परे है। और इसीलिए लगता है कि आपको मैंने पहले निवेदन किया, हाइट का बजट बनाम टाइट बजट है और भटकाव की स्थिति है, तो भटकाव के से उबरने के लिए आपके पास क्या रास्ते हैं, किस दिशा में ले जा रहे हैं। आपकी घोषणाएं पहले भी है, आपने जिन घोषणाओं को 6 महीना पहले किया उसको अभी आप फिर से नए कलेवर के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, आप करिए, आपका एक प्रिविलेज है, उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन कुल मिला के लोगों को, प्रदेश को, जो संभावनाशील हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश है, जहां पर अपार जल संपदा है, अपार खनिज संपदा है, अपार वन संपदा है, अपार मानव संपदा है, इनको आप ले जाने की दिशा में कैसे करेंगे और इनको हेल्थ के दृष्टि से कैसे सुरक्षित बनाएंगे, ये जो चुनौती आज की है, इस चुनौती का सामना करने के लिए बजट कैसे होगा ये कालांतर में सिद्ध होगा, लेकिन बजट की चुनौती और हेल्थ की चुनौती आपके सामने। जी, बिल्कुल सही कहा बजट आपने। में हेल्थ की चुनौती आज हम प्रतिप्रश्न, ऐसा मेरा निवेदन है। प्रतिप्रश्न आज नहीं करना था मुझे, मैं करूंगा भी नहीं, बरलानी जी उत्तर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास चंपू भैया एक चादर है जो छोटी पड़ रही है, पांव से सिर तक नहीं आ रही है, सिर में ढकूंगा तो पांव खुलेगा, पांव को ढकूंगा तो सिर खुलेगा, ऐसी स्थिति में कोरोना काल में अगर 97,000 करोड़ का बजट, ये मैं मानता हूं कि पिछले साल के बजट से करीब कम है, 3,000 करोड़ का बजट पेश किया, ऐसी स्थिति में आप अगर वो हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूँ जी, आपने जो टाइट किया उसकी बात कर रहा हूँ जी, नहीं, आपने कहा हेल्थ की बात कही। अब अगर वो हेल्थ में स्कूल में नहीं देते तो आप बोलते स्कूल शिक्षा, वो
दूसरे और विकास कार्यों में नहीं देते या विभागों में नहीं देते तो बोलते इसमें नहीं दिया। आपका देखिए काम है निकालना कि कहाँ क्या है, टाइट है कि हड़बड़ी में है, कैसा है। लेकिन हम आपसे ही पूछते हैं कि इसमें ये हेल्थ में अगर ये ज्यादा बजट दे देते तो कहाँ का काटते। तो इसलिए ये मुद्दा ऐसा है। देखिए मेरा जी त्रिपाठी जी मैं बता देता हूँ आपको। जी मैं आपके पास आ रहा हूँ कल्याणी जी। अभी जो चैलेंजेस है ना हेल्थ सेक्टर का है जी हेल्थ सेक्टर के चैलेंजेस, इसके लिए मैंने निवेदन किया। मैं कोई बहुत आरोप मरने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जो चैलेंजेस है आज के हिसाब से जी आज लोगों के सामने जो एक जिंदगी में इम्तिहान है, इसको लेकर मैंने कहा है। और यदि आपको मैं अंतिम में कहूंगा अपनी बात कि हमारी नजरें आसमान पे है, परिंदे उड़ान पे है, हर की जिंदगी इम्तिहान पे है और खौफ हर इंसान में, अजीब सा खौफ इंसान में है, ये स्थिति है। तो इसके लिए मैंने कहा है। जी बिल्कुल कहा, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी है जो आर्थिक स्थिति देखिए, अगर वो कर्ज लेते हैं तो आप बोलोगे कि देखिए कितना कर्ज ले लिया, नहीं लेते हैं तो ये व्यवस्था है। आप रोज आरोप लगाते हैं कानून व्यवस्था गिरी हुई है, महिलाओं से बाला गृह विभाग का बजट काटते तो आप बोलते कि ये क्यों काट दिया। ये एक आपने चूंकि शायराना अंदाज में कहा है कानून व्यवस्था सुधारने के लिए केवल बजट की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने गृह विभाग का नाम ही नहीं लिया श्रीमान। चलिए नाम नहीं लिया, मैं बोल रहा हूँ चंपू भाई की आपने बात तो सुन ली। चलिए चंपू भैया ने एक शायराना अंदाज में कुछ बात कही है तो मैं उनकी स्थिति बता देता हूँ। जो सरकार चला रहे हैं उनके पास जो आर्थिक स्थिति है कि पीछे बंधे हैं हाथ, शर्त है सफर, किससे कहूँ कि पाँव का कांटा निकाल दो। तो वो स्थिति उनकी वही है। जी बलियानी जी आप उत्तर दे दीजिए चंपू भैया का। त्रिपाठी जी, चंपू भैया को शायद ये जानकारी नहीं है कि कोरोना काल में जी सरकार ने अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा हेल्थ सेक्टर में समर्पित कर दिया। जी 670 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की। जी 670 करोड़ की। जी पहले आईसीयू बेड 53 हुआ करते थे, उसको बनाया 406 बेड। जी और कोरोना काल में प्रवासी श्रमिकों को लेकर जो कोरोना से संक्रमित थे उनके इलाज के लिए भरपूर व्यवस्था की। जी तो वो बजट तो ऑलरेडी हमने काट के वहां रख दिया है। जी जी तो पिछले साल में भरपूर इसको व्यवस्था हमने हेल्थ के लिए की है जी और वो सिस्टम अभी बना हुआ है जी, इसलिए इसमें कोई बड़ी कटौती है मैं ऐसा नहीं मानता हूं। जी और चंपू भैया से कहूंगा कि आज एमपी का बजट भी आप देख लेते, उत्तराखंड का भी देख लेते, जी वहां तो छत्तीसगढ़ से और बदतर स्थिति है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि शिवराज सिंह साहब ने कहा कि 1000 करोड़ रुपया हम किसानों को फ्री 0% रेट में देंगे। 1000 करोड़ की व्यवस्था की गई है 0% रेट में। हाँ, और हम लोगों ने हमने यहाँ 0% ऋण की व्यवस्था की है 5900 करोड़ रुपया जी, और इतने बड़े मध्य प्रदेश में केवल 1000 करोड़ रुपया जी 5 साल से चल रहा है। अरे चल रहा होगा भाई, लेकिन क्वांटम की बात आपने किया जी। और सबसे बड़ी चीज है कि चंपू भैया भी कृषि क्षेत्र से आते हैं जी, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कृषि सेक्टर से ही आते हैं जी। तो जो जमीनी हकीकत भूपेश बघेल जी को पता है उसी हिसाब से उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए काम किया है। लेकिन बलियानी साहब, आप गुजरात मॉडल देख लीजिए और छत्तीसगढ़ का भूपेश मॉडल देख लीजिए। बलियानी साहब आप आर्थिक विशेषज्ञ हैं, इसलिए मैं नहीं कहना चाहता था, टोकना भी नहीं चाहता था। आर्थिक विशेषज्ञ हैं इसलिए मुझे कहना जरूरी हो गया है कि आप मध्य प्रदेश की चूंकि तुलना 1000 करोड़ और आप बोल रहे हैं 550 करोड़ आपने रखा है। आप खुद सोचिए कि जीडीपी क्या है छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश की जीडीपी क्या है। आर्थिक स्रोत छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश से कहीं ज्यादा है। सारे खनिज ले गए, बिजली ले गए, वन संपदा ले गए। इन स्थितियों में जब आपका आर्थिक स्रोत ज्यादा होगा तो आपने ज्यादा व्यवस्था कर रखी। यहाँ की जीडीपी और वहां की जीडीपी इतने में ही बता दीजिए आप। देखिए छत्तीसगढ़ की जीडीपी जो है इस समय में जो गिरावट आई है जी, हिंदुस्तान की जीडीपी में गिरावट आई है 8% जी, और हमारे यहाँ गिरावट आई है 2.25% जी। ये सरकार के आंकड़े, मेरे आंकड़े नहीं हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। केंद्र सरकार ने दिया है। कृषि क्षेत्र में हिंदुस्तान में जो आया 3.38% जी, और छत्तीसगढ़ में इसी काल में रहा 4.61%। जी, औद्योगिक क्षेत्र में ये प्लस है ना,
जी। औद्योगिक क्षेत्र में गिरावट आई है ऑल ओवर इंडिया में 10%, छत्तीसगढ़ में आई है केवल 5%। इसीलिए तो आर्थिक रूप से आप संपन्न हुए, तो ये तो मैं कह रहा हूँ, आर्थिक रूप से आप संपन्न हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, संपन्न है ना, मैं तो बोल रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश से ज्यादा संपन्न है। अगर हमारे पास एक रोटी है, लेकिन हम आपके पास 2 रोटी है तो आप 2 बांटेंगे, मध्य प्रदेश के पास 1 रोटी है तो 1 बांटेंगे। नहीं, मध्य प्रदेश भी एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, उनके रिसोर्सेज भी हमसे ज्यादा है। हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर मेन है, और जो खनिज सेक्टर की बात कर रहे हैं, कोयले पर तो सेस लगा दिया उन्होंने जी। सेस में तो हमको कुछ मिलता नहीं है जी। और त्रिपाठी जी, मैं चंपू भैया को बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के साथ केंद्र सरकार कितना बड़ा अन्याय कर रही है जी आर्थिक क्षेत्र में जी। एक तो आपने जीएसटी का पैसा देते नहीं हो आप जी, जीएसटी का कंपनसेशन देते नहीं हो जी, वो सब मिला के 18,000 करोड़ रुपया आज की तारीख में लेना है जी। और इस बजट में तो हद कर दी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में। इस समय उन्होंने पेट्रोल और डीजल पर सेस लगा दिया जी, और पब्लिक को लोक लुभावन करने के लिए यह घोषणा की कि हम सेस लगा रहे हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल के भाव नहीं बढ़ेंगे जी। ये बात बिल्कुल सही बोली उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं जी। लेकिन उन्होंने क्या चालाकी की वो बताना चाहता हूं जी। उन्होंने पेट्रोल पे 4.5 रुपया एक्साइज ड्यूटी को सेस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। पर बात कर रहे हैं, हाँ, उसी में आ रहा हूं। और 2.5 रुपया डीजल का जो एक्साइज ड्यूटी थी सेस अकाउंट में डाल दिया। तो सेस अकाउंट का मतलब ये होता है कि सेस अकाउंट से राज्यों के हक में कोई शेयर जाता नहीं है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे कस्टम ड्यूटी हो या अदर इनकम टैक्स हो, ये जितने कर होते हैं उसका 42% शेयर संवैधानिक व्यवस्था है वो राज्यों को जाता है। और जो इन्होंने एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर जो ट्रांसफर कर दी, उससे छत्तीसगढ़ को पेट्रोल डीजल में ही 500 करोड़ रुपए की चपत लगा दी इन्होंने। और 25 वस्तुएं और ऐसी हैं जिनको उन्होंने सेस में ट्रांसफर कर दिया। कुल मिलाकर 1100 करोड़ रुपए की आर्थिक क्षति चोट पहुंचाने का काम किया केंद्र सरकार ने एक बजट में केवल सेस अकाउंट के माध्यम से जी। तो हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन केंद्र का ऐसा सौतेला व्यवहार होगा और फेडरल सिस्टम को इस तरह ध्वस्त करेंगे तो आगे पता नहीं क्या होगा, क्या आर्थिक अराजकता की ओर देश चले जाएगा। बिल्कुल, केंद्र चाहता है सब पैसा उनके अकाउंट में ही आ जाए, राज्य अपने भरोसे रहे, क्योंकि राज्य के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत त्रिपाठी जी सेल टैक्स हुआ करता था, इंट्री टैक्स हुआ करता था। हमने जीएसटी में इसलिए ऑप्शन को ले लिया कि केंद्र सरकार जीएसटी का पैसे का वितरण ईमानदारी के साथ करेगी, लेकिन हमारा अनुभव इस मामले में बहुत खराब है। बिल्कुल, रिसोर्सेज हमारे पास जितने हैं उस हिसाब से बजट बना है। जो टाइट बजट की बात कर रहे हैं वो टाइट बजट नहीं है, वो व्यवहारिक बजट है। हम आपके पास फिर से आएंगे और बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस बजट की अच्छाइयों को बता दें। केंद्र सरकार की बुराइयों का बहुत बढ़िया उल्लेख किया आपने, लेकिन इसकी अच्छाइयों का भी उल्लेख कर देंगे तो थोड़ा बेहतर होगा। संक्षेप बुराइयां नहीं किया, मैं तिवारी से उत्तर ले लूं। तिवारी जी, आप निष्पक्ष तौर पर ठीक है, पक्ष और विपक्ष का अपना अपना काम होता है। मैं तो वर्षों से 35-40 साल से सुनता आया हूं, कितना अच्छा भी बजट हो विपक्ष यही कहेगा कि दिशाहीन है, अर्थहीन है, और जब भी प्रतिक्रिया ली गई तो यही आते ही रहे हैं, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, विपक्ष यही आरोप लगाता रहा है। बलियानी जी भी यही आरोप लगाते रहे 15 साल तक लगातार कि दिशाहीन है रमन सिंह का बजट, अर्थहीन है, किसी काम का नहीं है। आपसे मैं जानना चाहूंगा बजट कैसा है? देखिए, पहले तो जो चंपू भैया बोल रहे थे कि स्वास्थ्य का बजट कम किया गया है जी, वो कम नहीं किया गया है, 100 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है, पहली बात। दूसरी बात जो है, आज कोरोना काल में पूरे देश, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो, हर सरकार के सामने आर्थिक संकट है जी। उस आर्थिक चुनौतियों के बीच सरकारें जो है अपना जो लक्ष्य है, अपना जो घोषणा पत्र है, उसको पूरा करने के लिए कदम उठा रही हैं जी। वर्तमान में जब अपने धान खरीदी शुरू होने के बाद जी, ये व्यापक चर्चा थी और ये भाजपा का भी आरोप था कि अधोसंरचना पे खर्च नहीं हो रहे हैं जी। इसलिए इस बार 5,500 करोड़ अधोसंरचना के लिए, सड़क, बिजली, पानी, जो मूल जरूरतें हैं, बिल्डिंग, उनके लिए 5,500 करोड़ रखे गए हैं जी। इसके अलावा जो राजीव गांधी योजना के लिए रखे गए हैं पैसा,
अतिरिक्त रूप से दूसरी तरफ जो किसान छूट रहे थे, जो उन किसानों के लिए जोड़ने की योजना लाई गई है। करीब जितने लोग छूट रहे थे, जिस तरह से किसान है वो जिनके पास भूमि नहीं है, उनको भी कैसे जोड़ा जा सकता है, इसके लिए प्लान लाने की बात कही है। 4 निगम मंडल और जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की संरचना, छत्तीसगढ़ की जो पहचान है, उसको बनाए रखने के लिए जैसे भारत भवन जैसी एक संस्था बनाने का नया रायपुर में कोशिश करने की बात कही गई है। तो एक जो पिछले 15 साल से भाजपा सरकार में छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की पुरातत्व विभाग एक अलग से बनाया जाएगा, ये घोषणा की गई है। तो एक यहाँ के जितने सारे बड़े बड़े यहाँ पर अवशेष हैं, जो लंबे समय उस दिशा में कोई भी काम नहीं हुआ, यहाँ पर संस्कृति पर, पुरातत्व पर उस दिशा में काम नहीं हुए, उस दिशा में काम हो, इसकी पहल जो की गई है। दूसरा बात सबसे बड़ा, अंग्रेजी जो मीडियम स्कूल यहाँ पर खोलने का निर्णय लिया गया है 119। तो एक वो निर्णय जो है, क्योंकि अब हमारी बाजार की भाषा या शिक्षा की भाषा या रोजगार की भाषा अंग्रेजी है, उस अंग्रेजी को एक तरह से गति देने के लिए, शिक्षा को में सुधार लाने के लिए 119 इंग्लिश मीडियम आत्माराम के नाम से खोलने लिया गया है। तो ऐसे कई जो चीजें दिख रही है जो एक तरह से गति ला सकती है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। चंपू भैया, आपसे चलते चलते बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा, हालांकि कॉपीराइट नहीं कहूंगा, आप राम भक्त पहले से हैं, बल्याणी जी अभी हो रहे हैं, अभी 1-1.5 साल से आप पहले से हैं। तो राम वन गमन पथ के लिए 15 साल में आपने कोई बजट नहीं अलॉट किया था, इन्होंने अलॉट कर दिया। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि पुराने भक्त से नए भक्त आगे निकल गए। ये तो बहुत प्रसन्नता का विषय है कि कम से कम अंततः जय श्री राम के नारे को इनकी सार्थकता समझ में आ गई और श्री राम के रास्ते पर ही उद्धार हो सकता है, ये भी कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रदेश के कम से कम नेताओं को आ गया है और अच्छी बात है। और श्री राम के वनगमन पथ को विकसित करें, लेकिन साथ ही साथ जो भगवान श्री राम के और भी कुछ ऐसे रामगढ़ से लेके बाकी जो चीजें हैं उसको भी आप यदि अक्षुण्ण करेंगे तो उसका भी एक लाभ मिलेगा। कुछ जो और उसमें और कुछ व्यवहारिक पहलू है उसको भी जोड़ेंगे। आप श्री राम के जो महत्ता है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है जनजीवन में, उसकी महत्ता को स्वीकार करिए। आपने नहीं स्वीकार किया। 15 साल आप मंत्री भी रहे हैं, 15 साल आपके दिल में कहीं मलाल है कि मैं चूक गया, यहाँ बल्याणी जी हाथ मार ले गए? हाथ मारने वाली बात ही नहीं है जी। भगवान राम है वही जो राम रचीला का। इनके लिए राम जो है वो राजनीति के विषय है, हमारे लिए दिल का विषय है। वही होगा जो राम, इसलिए हम लोग मन से करते हैं काम जो करते हैं। अपने कर्तव्य का एक प्रकार से निर्वहन करिए, यही हमारी प्रार्थना है। और इसीलिए हमने कहा कि सिया राम में सब जग जानी और कर प्रणाम जोर जित पानी। मैं सारे संसार को, सारे जग को सिया राम के रूप में पूज रहा हूँ और आपका भी प्रणाम कर रहा हूँ। जी बिल्कुल बल्याणी साहब, इनका इशारा तो इस तरफ है कि वो बाली हैं। आप कितने भी राम भक्त हो जाएं, जब उनके सामने आएंगे तो आधा बल आपका चला जाएगा उधर। क्या कहेंगे बल्याणी साहब? ऐसा है जी, देश और दुनिया जी, देश और दुनिया भी समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राम वोट का हथियार है जी। हमारे लिए वोट का हथियार नहीं, हमारे लिए मर्यादा के लिए है। राष्ट्र का आधार है। राम एक मर्यादा के प्रतीक है, एक आदर्श के प्रतीक है। इन्होंने उसको केवल वोट का प्रतीक बना दिया है। ये फर्क, बुनियादी फर्क इनमें और हमारे में है। महात्मा गांधी जी से लेकर कांग्रेस पार्टी की नीति रही है सर्वधर्म समभाव, और भगवान राम भी चाहते थे। जितने भी हिंदुस्तान में महापुरुष हुए हैं सबने जोड़ने का काम किया है। केवल भारतीय जनता पार्टी की नीतियां ऐसी हैं कि वो जो तोड़ने में विश्वास करती है, जोड़ने में विश्वास नहीं करती है। ये देश का दुर्भाग्य है कि हम सत्ता के लिए समाज को विभाजित करने का काम कर रहे हैं, वो किसी दृष्टि से उचित नहीं है। और राम का आदर्श ये नहीं है। जी, आपने
आपने खुद ही कहा कि मर्यादा के प्रतीक, और मर्यादा के प्रतीक को आपने कहीं न कहीं बजट अलॉट करके हाईजैक करने की कोशिश की है। नहीं, हाईजैक नहीं की, हमने उनको पूरा पूरा सम्मान दिया, अभिनंदन किया। चलिए बहुत अपनी विरासत को आम आदमी से जोड़ने का काम किया त्रिपाठी जी। उनको भी समझ नई पीढ़ी को विरासत से जोड़ना है। हम बौद्ध वाला भी कर रहे हैं, सिरपुर में बौद्ध समझ में आ गया कि बिना राम के उद्धार नहीं है। चलिए, तो उद्धार यदि होगा तो राम का नाम का सहारा लेना पड़ेगा। हम राम की वास्तविकता से अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे राम और इनके राम में क्या अंतर है। उनका पॉलिटिकल कंपल्सन बन गया वो। चलिए, हमारे राम में क्या अर्थ है ये बता रहे हैं। हम दोनों के राम एक है। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, पक्ष विपक्ष एक हो जाएंगे तो राम राज्य आ जाएगा, जिसकी हम परिकल्पना करते हैं। चलिए, समय हमारा समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बल्याणी साहब आपका, चंद्रशेखर भैया आपका, और रामतल तिवारी जी आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भूपेश सरकार के बजट से विपक्ष भले ही सहमत न हो, लेकिन आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि छोटे बजट से सरकार ने काफी कुछ कवर किया है, और बड़ी बात यह है कि सरकार ने उतने ही पांव फैलाए हैं जितने की चादर में आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ी कला, शिल्प, वनोपज, कृषि एवं अन्य सभी प्रकार के उत्पादों और व्यंजनों को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए सी मार्ट स्टोर की स्थापना करने की बात कही गई है। शहरों में पौनी पसारी योजना के समान ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना होगी। मत्स्य पालन को कृषि के समान दर्जा मिलेगा, जैसे कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने की बात कही गई है। बहरहाल देखते हैं भूपेश सरकार का यह बजट सबका विश्वास जीतने में कामयाब होगा।